हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पायरॉल के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ पायरॉल एंड सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन पायरॉल। सबसे पहला पॉइंट, पायरॉल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट C कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग। कार्बन C एटम्स ऑफ द रिंग, जो पायरॉल के जो कार्बन एटम्स हैं, C एटम्स हैं रिंग के, उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ ईजी एट 2 and 5 पोजिशंस। पायरॉल के दूसरे और पाँचवें एटम पर, पाँचवें कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, ईजी होता है। इफ़ 2 and 5 आर ऑक्यूपाइड देन एट 3 and 4 पोजिशंस। यदि 2 और 5 पर कोई समूह, कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पायरॉल पर तीसरे और चौथे कार्बन एटम पर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियो में, पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन पायरॉल। सबसे पहले नाइट्रेशन। Nitration of pyrrole is not done in strong acidic medium. पायरॉल का जो नाइट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में नहीं होता है, क्योंकि दो कारण हैं। प्रबल अम्लीय माध्यम में या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में पायरॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है या फिर उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। यदि कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है तो दे डिकम्पोज पायरॉल, वो पायरॉल को अपघटित कर देते हैं। यहाँ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात इसलिए कही गई है क्योंकि आपने अब तक जो बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन पढ़ा है उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड दोनों, उनको उनका रिएक्शन, उनका नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाया जाता है, उससे बेंजीन का नाइट्रेशन किया जाता है, जो कि एरोमेटिक रिंग है। पायरॉल भी एरोमेटिक रिंग है, लेकिन इसमें जो नाइट्रेशन है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पायरॉल को डिकम्पोज कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और ग्रेजुएशन में भी आते हैं। नाइट्रेशन इज़ डन विद नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड मिक्सचर एट लो टेम्परेचर। पायरॉल का जो नाइट्रेशन है वो नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के मिक्सचर के द्वारा लो टेम्परेचर पर किया जाता है। ये देखिए, नाइट्रिक एसिड लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। बेहतर है कि एसिटिक एनहाइड्राइड लें। दोनों ही स्थिति में जो आपको यहाँ पर होगा एसिटाइल नाइट्रेट मिलेगा, जो कि एसिटाइल नाइट्रेट से नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है, जो कि पायरॉल का नाइट्रेशन करता है। ये देखिए, पायरॉल हमने लिया और पायरॉल के साथ हमने लिया एसिटाइल नाइट्रेट, और एसिटाइल नाइट्रेट के साथ पायरॉल का रिएक्शन हमने करवाया है 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसी तरह से जो दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो जो 2 नाइट्रोपायरॉल है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और 3 नाइट्रोपायरॉल जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर वो नाइट्रोनियम आयन है, NO2+, जैसा कि बेंजीन में होता है वैसा ही यहाँ पर है, नाइट्रोनियम आयन है अटैकिंग रिएजेंट। और ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि पायरॉल का जो नाइट्रेटिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, अगर मिश्रण है तो वो कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये देखिए, पायरॉल है और इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। आपको मालूम है कि पायरॉल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज होता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है कार्बन के ऊपर पायरॉल के। तो नाइट्रोनियम आयन ने अटैक किया इस कार्बन पर, और तो इस कार्बन पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को यूँ दिखाया गया, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि रेजोनेंस द्वारा स्थायी होता है। इसके बारे में, इसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बारे में इससे पहले जब हमने
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक जैसे वो स्ट्रक्चर्स बनाए थे वैसे ही इसमें बनेंगे। वहाँ हमने ई लगा रखा था, उस ई की जगह आप NO2 लगा के इसकी संरचनाएं और भी बना सकते हैं। अब इसमें से कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गए, कार्बन और कार्बन के बीच में। हाइड्रोजन जो है विदाउट इलेक्ट्रॉन H+ के रूप में यहाँ से निकल जाता है। इट कम्स आउट एज H+ एंड वी गेट द प्रोडक्ट एज 2-nitropyrrole. So this mechanism is same as we have studied earlier in our earlier video. ये वही mechanism है इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हैलोजनेशन ऑफ पायरॉल। आमतौर पर टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बनता है। यूजुअली टेट्रा हेलो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड विच कांट बी इजीली डन इन बेंजीन। तो पायरॉल में आमतौर पर टेट्रा हेलो डेरिवेटिव या व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं हैलोजनेशन के द्वारा, जो कि बेंजीन में आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो हम देखते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज़ डन बाय सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2 के द्वारा क्लोरीनेशन किया गया है पायरॉल का। और कई देखिए उत्पाद क्या बनेगा, कितना सब्स्टिट्यूशन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सल्फ्यूराइल जो क्लोराइड है और पायरॉल है उनका रेशियो आपस में अनुपात क्या है। यदि सल्फ्यूराइल क्लोराइड का 1 मोल लिया गया है और इसका भी 1 मोल लिया गया है, ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में 0 डिग्री टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे लिया गया है, तो आप देखें कि दूसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो 2-क्लोरोपायरॉल हमको मिला है। इस 2-क्लोरोपायरॉल का और फर्दर अगर हम और ज़्यादा सल्फ्यूराइल क्लोराइड डालते हैं ईथर के प्रेजेंस में, ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा क्लोरोपायरॉल हमको मिलेगा। ये इस तरह से 2 चरणों में या 2 स्टेप्स में ना होकर 1 स्टेप में भी यू कैन डू इट। वो है कि पायरॉल लिया और उसमें 4 मोल्स ऑफ for 1 mole of pyrrole you add 4 moles of sulfuryl chloride in ether solvent, तो डायरेक्टली आपको 2, 3, 4, 5 टेट्रा क्लोरोपायरॉल मिल जाएगा। यदि ये जो हमको टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव मिला पायरॉल का, इसका फर्दर सल्फ्यूराइल क्लोराइड आधिक्य में, एक्सेस में, और ईथर सॉल्वेंट के साथ इसका फर्दर रिएक्शन करते हैं, तो इस तरह से पेंटाक्लोरोपायरॉल अपने को डेरिवेटिव मिलता है, जिसका कि अगर हम वाटर के साथ सॉल्वेशन करते हैं तो इस तरह का अपने को दूसरे और पांचवें कार्बन पर C+O कार्बोनाइल समूह के साथ ये व्युत्पन्न मिलता है, जो कि हमें पायरॉल से डायरेक्ट भी क्लोरीन और बेस के उपस्थिति में, क्लोरीन एंड बेस के उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन करवाया जाए तो ये प्रोडक्ट वैसे भी डायरेक्ट पायरॉल से इस तरह का व्युत्पन्न प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रोमिनेशन। ये पायरॉल है, पायरॉल का ब्रोमिनेशन अगर हम कर रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हम कर रहे हैं तो 2-ब्रोमोपायरॉल मिलेगा, जो कि हीट करने पर आइसोमराइजेशन या समावयवता इसमें हो जाएगी और उससे 3-ब्रोमोपायरॉल प्राप्त होगा। ये देखिए तीसरे कार्बन पर, रिंग के तीसरे कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप है, ये NH यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इसी पायरॉल को ब्रोमीन के साथ हम एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो सीधे सीधे हमें 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमोपायरॉल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा कंडीशन है, कौन सा मीडियम है, क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड है तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और क्या वो एसिटिक एसिड है मीडियम, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उत्पाद कौन सा है या कौन सा प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, कितना सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर होगा। तो ये एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो इसमें आपको नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट है, मीडियम है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है ब्रोमिनेशन का, ये BSc के क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोनों में पूछा जाता है। आपको दोनों के रिएक्शन जो सॉल्वेंट्स हैं उसका ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हम आयोडीनेशन ऑफ पायरॉल। आयोडीनेशन ऑफ पायरॉल में देखिए 2 कंडीशंस हैं, दोनों से ही आपको 2, 3, 4, 5
टेट्रा आयोडोपायरॉल मिल सकता है। पहले तो है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये कंप्लीट आयोडीनेशन हो गया इसका, और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड एसिटिक एसिड इन एक्वस इथेनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी 2, 3, 4, 5 टेट्रा आयोडोपायरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ पायरॉल कांट बी डन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पायरॉल का सल्फोनीकरण कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा नहीं किया जा सकता बिकॉज इट कॉजेज पॉलीमराइजेशन, क्योंकि ये बहुलकीकरण पायरॉल का कर देता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है। बताइए क्यों, कारण बताइए ऐसे वाले क्वेश्चंस में। माइल्ड सल्फोनेटिंग एजेंट्स लाइक पिरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए ये है पिरिडीन C5H5N, उसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का ये जो एक कॉम्प्लेक्स या सॉल्ट बना है, इसको यूज़ किया जाता है पायरॉल का सल्फोनेशन करने के लिए। तो ये एक मृदु सल्फोनेटिंग एजेंट है, माइल्ड सल्फोनेटिंग एजेंट है, और ये पायरॉल का पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। तो ये देखें, ये हमने पिरिडीन लिया और उसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स किया, तो हमको पिरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो ये कॉम्प्लेक्स है वो मिलता है, ये सॉल्ट मिलता है। और ये इसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और सल्फ़र के ऊपर यहाँ पर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हुआ, और आप देख रहे हैं कि एक पहले हमें सॉल्ट मिलता है पायरॉल का और पिरिडीन का, और ये सॉल्ट है 2 सल्फोनेट, दूसरे कार्बन पर सल्फोनेटो सॉल्ट है ये पिरिडीन के साथ पायरॉल का, जिसका कि जब हम HCl के साथ इसका बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एसिडिफिकेशन करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का, तो हमें पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बीटा सल्फोनेशन occurs when both alpha positions are blocked। अच्छा, बीटा पोजिशन क्या है? बीटा है 3 और 4, तो 3, 4 लिख सकते हैं या बीटा सल्फोनेशन लिख सकते हैं। वो तब होता है जब दोनों अल्फा पोजिशंस यानी 2 और 5 ये दोनों पोजिशंस अगर ब्लॉक्ड हैं, तब जाके 3 और 4 पे सल्फोनेशन होता है। बीटा सल्फोनेशन अकर्स व्हेन बोथ अल्फा पोजिशंस आर ब्लॉक्ड। और दूसरी बात है, द सॉल्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री सल्फोनिक एसिड विच आर रिलेटिवली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो हमें सॉल्ट यहाँ प्राप्त होता है, जो हम पिरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ पायरॉल के रिएक्शन के बाद हमें जो सॉल्ट मिला, उसका जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसे HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो जो हमें सल्फोनिक एसिड मिला है, यहाँ है पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड, जो सल्फोनिक एसिड मिला है वो तुलनात्मक रूप से स्टेबल भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। उम्मीद है आज के ये तीनों रिएक्शंस जो हैलोजनेशन है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, आपको समझ में आए होंगे और नोट्स बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है, इसमें डाउट रहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।